लेते हैं, ठीक है। इंडेमनिटी बहुत छोटा सा है, मेजर पोर्शन किसमें है कि सर गारंटी में है, एग्जाम में ज्यादा इसमें से आता है, पर हम ये नहीं बोल के चल सकते कि इंडेमनिटी में से आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इंडेमनिटी में टू मेक गुड द लॉसेस, गारंटी कि सर यदि प्रिंसिपल लेटर ने लोन चुकाने में या फिर कोई वादा पूरा करने में फेल हो गया है तो गारंटर या श्योरिटी उसके बिहाफ पे पूरा करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेसिस ऑफ डिफरेंस। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य अग्रवाल पहला पढ़, पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़ना, उसके बाद में इंडेमनिटी और गारंटी पढ़ना। Okay, sir. Basis of difference. Number of parties to the contract. Contract of indemnity. Two, indemnifier and indemnified. Contract of guarantee. Three, creditor, comma PD and surety. ठीक है जी, पहला बेसिस तो यही हो गया। दूसरा नेचर ऑफ लाइबिलिटी। सर जैसे ही हमको पता पड़ता है कि लाइबिलिटी कितने रुपए की है, इंडेमनिफिकेशन में तो वो प्राइमरीली इंडेमनिफायर को ही बोल सकते हैं, ले चुका, वही पता पड़ गया है, ठीक है, इतने रुपए का नुकसान हुआ है तेरे को चुकाना है। तो नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर इज प्राइमरी इन नेचर, वेर एज श्योरिटी या गारंटर सेकेंडरी। पहले प्रिंसिपल लेटर को चुकाना है, वो फेल हो गया तो गारंटर को अप्रोच करोगे। पढ़ो भाई नेचर ऑफ लाइबिलिटी। Nature of liability. Contract of indemnity. Liability of indemnifier is primary and unconditional. Contract of guarantee. Liability of surety is secondary and conditional. Primary liability is that of PD. कंडीशनल क्यों है? कंडीशन क्या है? प्रिंसिपल लेटर फेल हो गया तो गारंटर या श्योरिटी को याद किया जाएगा, जबकि इधर इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी कैसी थी? अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, करना है मतलब करना है। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, इंडेमनिटी पढ़ गई। Liability of indemnifier arises only on the happening of a contingency, ठीक whereas है, in contract of guarantee, liability arises only on non-performance of an existing promise or non-payment of an existing debt. या तो प्रॉमिस जो पूरा किया था वो परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेट। एग्जिस्टिंग डेट जो है उसको आप चुका नहीं पाए, एग्जिस्टिंग डेट को आप चुका नहीं पाए, तो सर दोनों में से जो भी जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर गारंटर की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। जबकि इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी किस चीज पे होगी? सर कंटिंजेंट इवेंट जो है वो हैपन हो गया या नॉन हैपन जैसा भी है, तो हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंट इवेंट कि सर आग लगने का इंडेमनिफिकेशन दिया था, तो वो कंटिंजेंट इवेंट यदि हो गया तो इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी। कार की एक्सीडेंट का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, तो सर कार का एक्सीडेंट हो गया, यदि वो कंटिंजेंट इवेंट हो गया तो सर लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर वुड अराइज। तो सर इधर तो वो हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसी, और इधर या तो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया है या फिर पेमेंट ऑफ डेट नहीं किया है, ठीक है। टाइम टू एक्ट पढ़ गई। Indemnifier needs not act at the request of indemnity holder, whereas surety acts at the request of principal debtor. देखो इधर तो ये बात पक्की है, श्योरिटी एक्ट्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल लेटर और द क्रेडिटर whomsoever, ठीक है। जबकि इंडेमनिफाइड नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। कई बार क्या होता है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, कार की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है मान लीजिए, अब कार का एक पर्टिकुलर तरीके से एक्सीडेंट हो गया, वो इस तरीके से हुआ कि वो मतलब मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर ही नहीं था, ठीक है, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का कवरेज था ही नहीं। तो सर इंडेमनिफायर कार ओनर बोल रहा है सर कर दो, ये कह रहा है नहीं भैया हम पहले देखेंगे जांचेंगे, नहीं है कवर्ड तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर जरूरी नहीं है इनके कहने पे काम हो जाए, जबकि उधर क्या है कि सर पीडी या क्रेडिटर जो भी है वो कह रहा है तो उसके कहने पे काम हो जाएगा, उसको एक्ट करना पड़ेगा। राइट टू स्यू दी थर्ड पार्टी पढ़ना एक बार। Indemnifier cannot sue a third party for loss in his own name as there is no privity of contract. Such a right would arise only if there is an assignment in his favor. ओनली इफ देर Whereas, हाँ, एक बार ये भी whereas पढ़। in in contract of guarantee, surety can proceed against principal debtor in his own name because
he gets all the rights of a creditor after discharging the debts. Subrogation. राइट ऑफ सब्रोगेशन। सर ये पॉइंट तो आपको ध्यान है ना कि सर जैसे ही इस ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट में श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर ने अपना काम नहीं किया तो क्रेडिटर को श्योरिटी ने काम करके दिया या डेट चुका के दिया, वैसे ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। ये हटके कौन आ जाएगा? अब इसके पास में जो भी इस बंदे के खिलाफ राइट्स थे वो सारे के सारे श्योरिटी को मिल जाएंगे। ये बात अपन ने पढ़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, जैसे ही अपन ने राइट ऑफ सब्रोगेशन देखा सर तो ऑटोमेटिक है मिलेंगे ही मिलेंगे इसको प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ राइट। क्या क्रेडिटर इससे पैसा वसूलने के लिए इस पे केस कर सकता है, वो राइट श्योरिटी को मिल जाएगा। सर क्रेडिटर के पास में कोई यहाँ पर सिक्योरिटी पड़ी हुई है प्रिंसिपल डेटर की दी हुई, उस पे किसका राइट हो जाएगा? सर श्योरिटी का हो जाएगा या गारंटर का हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ करने वाली बात नहीं है। ये ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट है, इसमें ये कुछ चीजें मान के चलते हैं। जबकि सर मान लो करण फारिया ने अपनी कार का एक इंश्योरेंस लिया था, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, करण फारिया ने कार का इंश्योरेंस लिया था इंश्योरेंस कंपनी से। करण फारिया की कार को कोई ठोक के भाग गया, ठीक है, तो सर इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रॉमिस्ड करण टू मेक गुड हिज लॉसेस। यस सर, तो वो तो उसको तो करना ही पड़ेगा सर। लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी को जो नुकसान हुआ है किसके कारण हुआ है? मिस्टर एक्स जो कार को ठोक के भागे। क्या इनको राइट मिल जाएगा मिस्टर एक्स पे केस करने का, जो कि करण फारिया का एक्चुअली राइट था कि मिस्टर एक्स पे केस कर देवे? क्या डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको राइट मिल जाएगा इस मिस्टर एक्स के ऊपर केस करने का? नहीं सर, नहीं मिलेगा। वो राइट करण फारिया इनको असाइन करेंगे कि मैं अपना ये राइट आपको असाइन करता हूं, तब जाके इनको मिस्टर एक्स पे केस करके और उससे वो पैसा वसूलने का राइट मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पर वो कोई ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर एक्स के साथ में ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्पस। In contract of indemnity, reimbursement of loss. In contract of guarantee, security of the creditor. ठीक है, पर्पस क्या है कि सर मेरा कोई लॉस हो जाए तो वो मेक गुड हो जाए, और इधर पर्पस क्या होता है सर? गारंटी में क्रेडिटर को सिक्योर करना। ठीक है, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट पर भी। In contract of indemnity, all parties must be competent to contract, whereas in a contract of guarantee, in this case, if a minor is a principal debtor, the contract of guarantee is still valid. सर इंडेमनिटी में तो सर इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड दोनों का मेजर होना जरूरी है, अदरवाइज ये वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, शुरुआत से गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि अपन ने क्या पढ़ा है कि सर ये गारंटर या श्योरिटी, ये प्रिंसिपल लेटर और ये क्रेडिटर। सर ये बंदा यदि माइनर भी है, माइनर के बिहाफ पे आप गारंटी दे रहे हो तो भी ये कंसेप्ट चल जाएगा, तो भी ये कंसेप्ट चल जाएगा। ठीक है, इधर इस एक जने का माइनर होना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये फेल भी हो गया चुकाने में तो कौन बैठा है पीछे? गारंटर बैठा है, विल लुक आफ्टर द मैटर। ठीक है, चलिए तो ये अपन ने कर लिए डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। समझ में आ गया भाई? इंडेमनिटी और गारंटी अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट पोर्शन चालू करते हैं। इंडेमनिटी और गारंटी के बाद में आता है बेलमेंट और प्लेज। इंडेमनिटी और गारंटी की जोड़ी बनती है और डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि सर फ्री कंसेंट के चैप्टर में पढ़ा था, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस साथ में पढ़े थे। ठीक है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन साथ में पढ़े थे। वैसे इंडेमनिटी और गारंटी साथ में पढ़ रहे हैं और बेलमेंट और प्लेज साथ में पढ़ रहे हैं। अभी समझाता हूं क्यों। बेलमेंट और प्लेज इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं, बेलमेंट होता क्या है सर? अपन को सबको ध्यान है कि सर बेलमेंट जो है उसमें ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। किसी पर्पस के लिए ये गुड्स इधर से इधर गए हैं, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बट नॉट
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप नहीं जा रही है भैया एक्स से वाई के पास में, माल दिया जा रहा है, गुड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। माल क्यों दिया जा रहा है? फॉर सम पर्पस दिया जा रहा है। अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, पर्पस जब अटेन हो जाता है तो गुड्स विल आइदर बी रिटर्न्ड बैक, गुड्स विल आइदर बी रिटर्न्ड बैक, ठीक है, और डिस्पोज्ड ऑफ बाय मिस्टर वाई एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मिस्टर एक्स। या तो गुड्स वापस दिए जाएंगे, या मिस्टर एक्स बोल रहा है कि इनको कुरियर में डाल दो मिस्टर जेड को, तो वैसे डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। बेलमेंट के बहुत सारे एग्जांपल अपन ने पढ़े हुए हैं। क्या मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी कार दी, पोजेशन दिया, ओनरशिप ने दी, क्यों दी? रिपेयर के लिए दी। possession, transfer of possession of car from x to y for some purpose. What is the purpose? कि sir repair of car. As soon as the purpose is accomplished, the goods will be returned back. कार या तो वापस दी जाएगी, या कह रहे हैं कार मेरी वाइफ आएगी उनको दे देना, उस हिसाब से सर goods will be disposed of. Got the point? Got the point? Yes sir, ठीक है। तो सर bailment is transfer of possession but not transfer of ownership। बेलमेंट जब अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था बेलमेंट दो तरीके का होता है। एक तो होता है ग्रेशियस बेलमेंट, एक होता है नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। जो अभी एग्जाम्पल लिया, कार रिपेयर के लिए दी है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, यदि मिस्टर वाई उसके कार के बदले में, रिपेयर के बदले में पैसा ले रहे हैं, जो कि लेंगे कोई भी, तो सर ये कैसा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सर नॉन ग्रेशियस हो गया। दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है यहाँ पर। जबकि ग्रेशियस बेलमेंट क्या होता है? मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के दोस्त हैं, बोला यार तेरे से दोस्त साथ में पढ़ा हुआ है, क्लास में एक ही बेंच पे बैठे थे, तेरे से पैसा थोड़ी लूंगा यार कार रिपेयर का, ठीक है। तो सर मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई ने ऐसे ही कार रिपेयर करके फ्री फोकट में दे दी। तो सर यहाँ पर ये कैसा बेलमेंट है कि सर नॉन ग्रेशियस, सॉरी ग्रेशियस बेलमेंट है, जहां पर कुछ दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है, केवल एक पार्टी मिस्टर एक्स को कंसिडरेशन मिल रहा है, दूसरी पार्टी ने फ्री पॉकेट में जन सेवा करी है, ठीक है। तो दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं, इट इज ग्रेशियस बिलमेंट, ठीक है भैया। यस सर। अभी अपन ने इस ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस वाले पार्ट को कहाँ पढ़ा था? कि सर जो कंसिडरेशन वाला चैप्टर था, उसमें अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसिडरेशन मस्ट बी देयर फॉर बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस पड़े थे। क्या एक्सेप्शंस पड़े थे? कि सर इन इन जगहों पर, 5-6 जगहों पर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर उसमें से एक क्या था कि सर ग्रेशियस बेलमेंट वाला पॉइंट था कि बेलमेंट में जरूरी नहीं है दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हो, तो भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि सर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई? कहाँ पढ़ा था? यस सर, कंसिडरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। दक्ष अग्रवाल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ध्यान कहाँ है तेरा? अरे वो सर थोड़ा काम था मम्मी को। अच्छा, ध्यान इधर दे भाई, ठीक है, क्योंकि क्या पता ये आ जाए तो एग्जाम में नंबर मिलने चाहिए अपने को, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया सर बेलमेंट। बेलमेंट कितने ही एग्जाम्पल्स हैं यार। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई फ्रेंड थे, मुंबई घूमने आए, तो मिस्टर एक्स ने अपनी मोटरसाइकिल ऐसे ही दे दी, जा घूम ले 2 दिन, घूमने 2 दिन के लिए आए, क्यों कर रहा है, मेरी मोटरसाइकिल रख ले, जब घूम ले तब वापस कर देना। तो ग्रेशियस बेलमेंट का एग्जाम्पल। सर किसी ने अपना टीवी सेट या कार रिपेयर में दिया है, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट का एग्जाम्पल। सर आपने अपने टेलर को एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया है उसमें से शर्ट सिलने के लिए, इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, ठीक है। तो सर अब इस टॉपिक में पढ़ना क्या रहेगा? सर दो पार्टीज होती हैं, एक तो होता है बेलर, एक होता है बेली, ठीक है। बेलर जो अपना गुड्स बेल करता है, दूसरे के पास में उसका पोजेशन देता है। बेली जिसको वो गुड्स दिए गए हैं, बेलर और बेली। तो सर पढ़ना क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बाकी तो डिटेल में देखेंगे,
बेली को गुड्स दिया जाता है, सर उसकी ड्यूटी है ना टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दोज गुड्स, इट इज हिज ड्यूटी टू टेक प्रॉपर एंड रीजनेबल केयर ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, तो क्या ये बेलर का राइट नहीं है कि बेली शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दोज गुड्स? यस सर। ठीक है, अच्छा बेलर की क्या ड्यूटी है? मान लो तुमने शर्ट सिलने दिया टेलर को, तो सर उसको चार्जेस देने पड़ेंगे ना, इट इज योर ड्यूटी टू पे द चार्जेस। तो सर ये बेली का राइट नहीं है क्या? यस सर, उसका राइट है कि जो भी रिपेयर चार्जेस या स्टिचिंग चार्जेस हैं वो आपसे ले रहे। तो सर समझाना क्या चाह रहा हूं, जो बेलर के राइट्स हैं वो ही बेली की ड्यूटीज हैं, ठीक है, प्लस एडिशनल भी होंगी। और जो बेली के राइट्स हैं वो ही बेलर की ड्यूटीज हैं, प्लस कुछ एडिशनल भी होंगी, मतलब क्रॉस कनेक्शन है, ये बात ध्यान कर लेना। ठीक है, तो कभी लिखने को आ जाए तो समझने वाली बात ये है कि याद नहीं भी हो तो ऐसे याद कर लेना, अच्छा वहां पर ये था तो उसमें ये तो अपन लिख ही सकते हैं। मतलब चार चार चीजें याद करने से अच्छा है, मतलब थोड़ी बहुत एडिशनल होंगी, मेजोरिटी वही होंगी जो ऐसे क्रॉस कनेक्शन। ठीक है सर, चलिए ये भी हो गई एक बात। तो ये तो था तुम्हारा बेलमेंट का इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ प्लेज पे कि सर प्लेज क्या होती है। सर प्लेज ये होती है, प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। प्लेज कुछ नहीं है, बेलमेंट ही है। प्लेज कुछ ही नहीं है, एक बस एक तरीके का बेलमेंट ही। सर कैसा बेलमेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट? प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट which is done for the purpose of security, for the purpose of giving security। ठीक है, यदि मिस्टर एक्स ने बैंक से लोन लेते समय बैंक के पास में अपना गोल्ड का हार, गोल्ड नेकलेस, यहां पर मिस्टर एक्स की बजाय मिसेज एक्स कर देते हैं, चलो मिस्टर एक्स ने बैंक से लोन लेते समय, बैंक ऐसे ही तो लोन नहीं दे देगा भैया, बोलेगा या तो गारंटर लाओ या फिर कोई सिक्योरिटी रखाओ या फिर दोनों करो। तो सर उन्होंने अपना गोल्ड का हार यहां पर रख दिया बैंक के पास में। तो सर अब वापस बेलर बेली वाली सिचुएशन हो गई या नहीं हो गई? यस सर, बेलर बेली वाली सिचुएशन हो गई। क्या बेलर बेली? सर बेलर ने ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ दैट गोल्ड नेकलेस किया है, हाँ सर किया है, फॉर सम पर्पस किया है। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस हेयर इज सिक्योरिटी, गिविंग सिक्योरिटी। बात समझ में आ गई? सर यदि बेलमेंट का पर्पस इज गिविंग सिक्योरिटी देन इट इज प्लेज। बात समझ रहे हो कि आप अपना गुड्स प्लेज कर रहे हो? ठीक है, तो सर एज सुन एज द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, यानी कि वो पर्पस पूरा हो गया, इन्होंने लोन वापस चुका दिया, द गुड्स विल आइदर रिटर्न बैक, दैट सिक्योरिटी विल बी रिटर्न बैक, और द गुड्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर हिज डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्लेज में इट इज फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सिक्योरिटी टू द मनी लेंडर और द बैंक। इफ मिस्टर एक्स इज अनेबल to repay the loan amount और मिसेस एक्स इज अनेबल टू रीपे द लोन अमाउंट, बैंक को पूरा राइट होता है कि सर उस सिक्योरिटी को बेच के अपना पैसा खड़ा कर सके। बैंक के पास में उस गुड्स का राइट ऑफ लियन होता है। यस, एम आई क्लियर? ठीक है, अब एक बात समझना, बेलमेंट और प्लेज जो है वो दोनों मूवेबल आइटम्स के ही हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बेलमेंट टर्म और जब प्लेज टर्म हम काम में लेंगे तो वो दोनों के दोनों मूवेबल आइटम्स के ही हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? बेलमेंट प्लेज। तो फिर सर ये वर्ड मॉर्गेज क्या है? ये भी तो प्लेज जैसा ही लगता है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पर थोड़ी सी बात समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मॉर्गेज? सर गिरवी रखना। प्लेज सर गिरवी रखना। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? सर मॉर्गेज जो है ना, दैट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी तुम घर को गिरवी रख रहे हो या फिर कोई बिल्डिंग को या अपने ऑफिस को गिरवी रख रहे हो, तो वो मॉर्गेज कहलाएगा, वो प्लेज नहीं कहलाएगा। प्लेज किसका होएगा? तुमने कार गिरवी रख दी, हार गिरवी रख दिया, मोटरसाइकिल गिरवी रख दी, ये सब के लिए प्लेज होता है। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर, मूवेबल मूवेबल, ये एक मोटा मोटा है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस। तो बेलमेंट और प्लेज में ये दो बातें अपन ने देख ली। अब नेतन रिबेरियो,
यस सर। सबसे फेवरेट कार कौन सी है तेरी? सर ऐसे कोई फेवरेट नहीं है। कोई फेवरेट नहीं है। अच्छा, मुंबई में अभी भी वो फिएट कार्स चलती हैं क्या टैक्सी में, या वो बंद हो गई अब सर? जो पहले चला करती थी आज से 10 साल पहले, फिएट कार्स जो थी, आर दे स्टिल रनिंग और नॉट? नो। No, चल, sir. वेरी नाइस। अच्छा, चलो, मीत मीत बाबा, मालपानी, यस सर। फेवरेट कार कौन सी है तेरी? सर फिलहाल तो वो टाटा कर्व है, अच्छी वाली। टाटा कर्व है। अच्छा, चल मैं तेरे को लेवल अप करता हूँ। मान लो मीत मालवानी सीए हो गया, इतना सक्सेसफुल सीए हो गया कि इसके नाम का डंका बजने लग गया पूरी मुंबई में। ठीक है, मीत मालवानी खुश तब होना जब उस लेवल की पढ़ाई भी कर ले हो। तो फिर अब ठीक है, पैसा बरस रहा है, तो जब पैसा जेब में आता है तो आदमी को खुजली मचती है। क्या खुजली मचती है कि इसको पैसे को खर्च करूं। ठीक है, खुजली मचती है, तो इसने क्या किया, एक फेरारी खरीदी। ठीक है, माल और पानी नाम भी है इसका, माल भरा हुआ है इसके पास में, तो फेरारी खरीदी। अब मीत मालपानी क्या है, 10 दिन के लिए मुंबई से बाहर जाना चाह रहा था। ठीक है, मीत मालवानी ने सोचा कि यार क्या करें। ठीक है, तो मीत मालवानी ने एक बैंक के पास में गया। कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मीत मालवानी एक बैंक के पास में गया कि मुझे लोन की दरकार है। मीत मालवानी को बैंक बोले, सर आप इतने बड़े सीए, आपको कहाँ लोन की दरकार है? अरे नहीं नहीं, सच्ची में लोन की दरकार है। अच्छा सर, बोलिए कितने रुपए का लोन चाहिए? कि मुझे मात्र 1,000 रुपए का लोन चाहिए। बैंक वाले सब हंसने लग गए कि सर 1,000 रुपए का लोन कौन लेता है? कि मैं लेता हूँ। ठीक है सर। तो बैंक वालों ने बोला, सर मैं हम ऐसे ही तो लोन नहीं दे सकते, आपको कोई चीज प्लेज करवानी पड़ेगी, हमारे पास में गिरवी रखानी पड़ेगी। मीत बोला, हाँ करता हूँ ना। तो मीत ने कहा, क्या ये पकड़ो मेरी फेरारी। ठीक है, ओके सर, ये पकड़ो मेरी फेरारी। ठीक है, बैंक वालों ने उसकी फरारी उठाई, ले जाके गोडाउन में, बैंक का जो सेफ गोडाउन होता है वहां पर ले जाके पार्क कर दी। ठीक है, कि सर कितने दिन के लिए चाहिए लोन? कि सर 10 दिन के लिए चाहिए। ओके सर। ठीक है, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? कि सर ज्यादा नहीं, आपसे हम 20% ही लेंगे।